चालू कर देना। साल 2023 खत्म होने को है और 2024 के शुरू होने में अब चंद ही दिन बाकी हैं। 2024 में भारत में लोकसभा के चुनाव होने और इस चुनाव से पहले सभी पार्टियां, जितने भी राजनीतिक दल हैं भारत के अंदर, वो अपनी अपनी तैयारियों में अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े लीडर मौजूद हैं, उनके पास पैसा मौजूद है, तमाम चीज़ें जो भी कुछ चाहिए वो सब कुछ मौजूद है, सारे संस्थान देश के उनके पास मौजूद है, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन और ईवीएम, सीबीआई, ईडी, तमाम चीज़ें मौजूद हैं उनके पास। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन नाम से एक गठबंधन तैयार हुआ है जिसमें 26 पार्टियां मौजूद हैं। 26 पार्टियों का ये इंडिया गठबंधन अपने तरीके से तैयारियां करके बीजेपी का मुकाबला करने के लिए मैदान में आने के लिए तैयार है। उनमें अपना सीट शेयरिंग वगैरह सब कुछ होने जा रहा है। उससे पहले राहुल गांधी दोबारा से एक बड़ी यात्रा अपनी शुरू करने जा रहे हैं और ये देशव्यापी यात्रा है। इससे पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, जिसमें उन्होंने मोहब्बत की दुकान और मोहब्बत का पैगाम लोगों तक लेकर के पहुंचे थे और बड़ी कामयाब रही थी वो यात्रा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा थी। तो अब की से जो शुरू होने जा रही है वो यात्रा न्याय यात्रा कहलाएगी और ये 6200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। मणिपुर से शुरू होगी और मणिपुर से शुरू होने के बाद ये ख़त्म होगी मुंबई में। यात्रा का जो है वो 14 जनवरी से ये शुरू होने जा रही है और मार्च में ये ख़त्म होगी। तो पहले एक प्रेस वार्ता देखें थोड़ा सा, जो कांग्रेस की प्रेस वार्ता है। This yatra will cover a distance of 6,200 kilometers. 6,200 kilometers. It travels the following states: Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, UP, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, and finally Maharashtra. Basically, 14 states. This yatra is covering 14 states and 85 districts. Basically, mode of yatra is a bus yatra. Bus yatra allow maximum access to the people on the way. But it will also have a short stretches of walking. Every now and then. अभी आप कांग्रेस के लीडर केसी वेणुगोपाल को सुन रहे थे। वो बता रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये जो न्याय यात्रा है वो कहाँ से शुरू होगी, कहाँ ख़त्म होगी और किन किन राज्यों से ये होकर के ये गुजरेगी। तो जैसा हमने बताया 14 जनवरी को ये न्याय यात्रा शुरू होगी और 6200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। ये यात्रा बस के ज़रिए होगी और बीच में दरमियान में लोगों से इंटरेक्शन होता रहेगा। इस दौरान अलग अलग जगहों पर बड़े कार्यक्रम भी होंगे। तो इंडिया गठबंधन के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बता दें, नॉर्थ से, चूँकि मणिपुर से शुरू हो रही है, तो मणिपुर वो राज्य है जहाँ पर 8 महीने से अभी तक हिंसा की छुटपुट वारदातों की खबरें आती हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली हिंसा हुई थी कुकी और मैत्री समुदाय के बीच में। और ये शुरुआत हुई थी कर्नाटक चुनाव के दौरान। इस वक्त भारत के अंदर कर्नाटक राज्य के चुनाव चल रहे थे अब से 8 महीने पहले
और पूरा चुनाव हुआ और भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और सरकार की तरफ से किसी ने उस पर कोई कुछ नहीं बोला। चुनाव खत्म हो गए, चुनाव के बाद प्रधानमंत्री विदेशों की यात्रा पर रहे, इसके बाद भी उन्होंने उस पर कोई बात नहीं की। अब चूँकि ये न्याय यात्रा शुरू हो रही है तो न्याय की ज़रूरत मणिपुर को बहुत ज़्यादा इस वक्त, देश को तो है ही, तो मणिपुर में जो हिंसा हुई है वहाँ से ये राहुल गांधी न्याय की यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो मणिपुर के लोगों को, खास तौर से कुकी समुदाय जिनके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है, उनको न्याय की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, अब चूँकि नॉर्थ में कोई ज़्यादा सीटें नहीं है, केवल 11 सीटें नॉर्थ में आती हैं पार्लियामेंट की, जिसमें से अभी सिर्फ एक सीट है कांग्रेस के पास। लेकिन यहाँ से जो संदेश पूरे देश में जाएगा वो कांग्रेस को नई ताकत, नई ऊर्जा देगा। और राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उसके बाद उनकी एक्सेप्टेंस, उनकी पोजीशन, उनका कद जो बढ़ा है पूरी दुनिया के अंदर, केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में, तो बहुत बड़े लीडर इस वक्त बन चुके हैं। लेकिन राजनीति में देखा जाता है आप सत्ता में है या नहीं, आप कितने चुनाव जीते, कितने हारे, वैसे आपकी कितनी पॉपुलैरिटी है और कितना लोग आपको चाहते हैं, वो ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है। आपको सत्ता चाहिए होती है, तो जो सत्ता में है उसके गुणगान होते हैं। अब यहाँ पर ये ऐसा क्यों करने जा रहे हैं राहुल गांधी के 6,200 किलोमीटर सफ़र करेंगे? पिछली बार भी 4,000 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में किया था। वजह उसकी बहुत साफ साफ है और ये सभी जानते हैं कि देश का मीडिया पर एक तरह से पूरी तरह कंट्रोल है संघ का, आरएसएस के लोगों का और सरकार के लोगों का। वहीं कोई भी बात विपक्ष के लोग अगर कहते हैं, विपक्ष के लीडर्स कुछ बोलते हैं, उनके कार्यक्रम होते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाए जाते हैं। नेगेटिव बातें होती हैं, अननेसेसरी टॉपिक्स पर घंटों डिबेट होती है और वो वक्त कोई भी उसमें से ऐसा नहीं है जो सत्ता के लिए ना होता हो। विपक्ष के लिए मेन स्ट्रीम के मीडिया में वक्त नहीं है। अब अपनी बात कहने के लिए अल्टीमेटली फिर लोगों को सड़कों पर ही उतरना पड़ेगा, जहाँ से वो आम जनता के बीच जा करके जो संदेश देना हो वो दे सकें। तो ये राहुल गांधी की पहले भी कोशिश थी और अभी भी कोशिश यही है न्याय यात्रा के जरिए कि वो लोगों तक पहुँचे और लोगों तक पहुँच करके सरकार जो चल रही है मौजूदा, उसकी जो खामियां हैं वो जनता तक लेकर के आए और ख़ुद क्या करना चाहते हैं चुनाव जीतने के बाद उस पर बात कर सकें और लोगों को समझा सकें। इस न्याय यात्रा से अगर कोई बहुत मजबूत कोई चीज़ें निकलेंगी, वो पूरे चुनाव का इम्पैक्ट करेंगी, लोकसभा चुनाव को। क्योंकि पिछली बार का जो भारत जोड़ो यात्रा का था, उससे कांग्रेस को बड़ी मजबूती मिली और जो अभी 3 राज्यों में चुनाव हारे हैं कांग्रेस वाले, तो वो अपनी वजह से आ रही है। उसमें संगठन, दिल्ली का जो संगठन है या राहुल गांधी की के लेवल पर कोई कमी नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये बातें तो वैसे बहुत सारी होती हैं, ईवीएम के ऊपर ही बात आती है। हम यहाँ पर ईवीएम की बात नहीं कर रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि जो चुनाव हारे हैं वो हारे हैं ये कांग्रेस के लीडर्स अपनी आपस की लड़ाइयों में, मुझे मिले ना मिले इसको नहीं मिलने देना है। वही चीज़ राजस्थान में थी, वही मध्य प्रदेश में थी और छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल क्लीन बोल्ड हुए हैं। अब ऐसे बड़े लीडर्स जब इस तरह की चूक करते हैं या गलती करते हैं तो उससे पूरे संगठन का और पार्टी का नुकसान होता है। 3 राज्य अगर कांग्रेस ने जीते होते तो आज उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत होती और 2024 में फिर वो बीजेपी को कहीं भी ठहरना नहीं देती। आज बीजेपी को वो फ्रंट पर है, उसको एज मिला हुआ है और अपर हैंड है उसका। ऐसे में राहुल गांधी की न्याय यात्रा बड़ी उम्मीदें जगाती है। क्योंकि देखें, अभी सरकार 3 कानून लेकर के आई, न्यायिक विधेयक थे, साक्ष्य विधेयक वगैरह, और 160 सांसद पार्लियामेंट के दोनों सदन से बर्खास्त करके बाहर कर दिए गए ताकि बहस न हो। जब संसद में बोलना शुरू करते हैं पार्लियामेंट के मेंबर, उनके माइक म्यूट कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं
वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं। ये बात राहुल गांधी भी सदन के अंदर उठा चुके हैं। पार्लियामेंट से लोगों को निलंबित कर दिया था ताकि बहस में हिस्सा न ले सके, चर्चा न हो सके, और जो कानून बनाने वो अपने मनमाने तरीके से बना लें। ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन हो या सरकार हो, वो सुनने को तैयार नहीं होती। ईवीएम पर बहुत सवाल उठते हैं और वो जेन्युइन सवाल हैं लोगों के, कोई उसमें समस्या नहीं। इलेक्शन कमीशन को उसको संबोधित करना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए, और जो जानकार हैं उनके हवाले ईवीएम करके देखें एक बार कि उसमें कुछ हो सकता है, ये नहीं हो सकता, या सारी बातें ऐसी हैं हवा में। अब जैसे इलेक्शन कमीशन का है तो सारी शक्तियां जो हैं एक 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 व्यक्ति के हाथ में आती जा रही हैं और आ चुकी हैं लगभग। ये चुनाव बहुत ही निर्णायक होने वाले हैं 2024 के। इसके बाद अगर जो विपक्ष है वो नहीं जीता इस बार चुनाव में, तो फिर सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, और वो सारी चीज़ें खत्म होंगी कई सदियों के लिए, दशकों के लिए नहीं, कई सदियों के लिए। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, संसदीय प्रणाली और संविधान, ये शायद नहीं बचेंगे। यह खतरा सबको महसूस हो रहा है, सबको मालूम है कि ये चीज़ें हैं, क्योंकि जितनी भी संवैधानिक संस्था हैं वो आज कंट्रोल में है। न्याय प्रक्रिया, न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, और इस तरह के फैसले अदालतों से आ जाते हैं जो लोग हैरान हो जाते हैं, कानून के जानने वाले हैरान हो जाते हैं। अभी 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया, उस पर तमाम कानून के जानकारों ने सवाल उठाए। बाबरी मस्जिद का मसला था, उस पर तो तमाम चीज़ें मौजूद हैं कहने के लिए। तो राफेल के मामले में, या पेगासस है, या और जो चीज़ें हैं, उन पर इस तरह के फैसले आते रहे हैं जो न्याय व्यवस्था भी देश की इस वक्त सवालों के घेरे में आ जाती है। वहीं अब जैसे प्रधानमंत्री ने इलेक्शन कमीशन को लेकर के, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसका जो चयन होगा, तो प्रधानमंत्री का नियुक्त किया हुआ, नॉमिनेट किया हुआ व्यक्ति, ये लोग करेंगे, और एक उसमें होगा विपक्ष का लीडर। अब दो लोग दो वोट एक तरफ के होंगे, एक वोट किधर ही भी जाओ उसका कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो भी प्रधानमंत्री अब खुद करेंगे, जिसको चाहेंगे वो बना देंगे, कोई उसमें मसला नहीं, कोई रोक टोक नहीं। पहले सीजीआई हुआ करता था, लेकिन इसमें तब्दीली हो गई। अब एक और बिल आने वाला है, या पार्लियामेंट के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, ब्रॉडकास्ट बिल। ब्रॉडकास्ट बिल में यूट्यूब चैनल चलाने वाले जो लोग हैं, मीडिया पर कंट्रोल है ही। अब जो सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिविटी करते हैं, अपनी बातें कह लेते हैं, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, या की जा चुकी हैं शुरू। अब यूट्यूब पर कोई भी व्यक्ति, सरकार मॉनिटर करेगी, उसका केंद्र सरकार, और अगर किसी के यहाँ कोई खबरें चलाई जा रही हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ऐसा महसूस होता है कि सरकार के ख़िलाफ़ हैं, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं वो घटा दिए जाएंगे, और छापे मारे जाएंगे, और जो भी सामान होगा, लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, वो सारी चीज़ें जब्त होंगी। तो ये एक जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ी ख़तरनाक भी हैं। वहीं अब सरकार केंद्र की सरकार 3 राज्यों में चुनाव जीत चुकी है, तो उसके अंदर एनर्जी काफ़ी है, और दूसरी एनर्जी उसके पास मौजूद है, वो है राम मंदिर। अगले महीने जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन है। प्रधानमंत्री मोदी उससे पहले 30 दिसंबर को एक रैली अयोध्या में करने जा रहे हैं, और रोड शो है उनका। फिर उसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे, और भव्य दिव्य विशाल विराट जो मंदिर बन करके अयोध्या में तैयार है, वो उसका उद्घाटन करेंगे। अब नेशनल टेलीविजन पर आज आप कोई सा भी चैनल उठा करके देखें, 24 घंटे राम मंदिर के कार्यक्रम चल रहे हैं इस वक्त। बीच बीच में छोटी मोटी कोई खबर अगर होती है तो वो दिखा दी जाती है, वो भी सत्ता पक्ष की खबरें होती हैं तो दिखा दी जाती हैं। ऑलमोस्ट सारे मीडिया पर, जो नेशनल मीडिया है, उस पर राम मंदिर को लेकर के कार्यक्रम चल रहे हैं, और ये चलते रहेंगे अगले महीने जनवरी के आखिर और फरवरी तक। तो ये यात्रा चूँकि जो शुरू हो रही है न्याय यात्रा, ये मार्च में ख़त्म होगी। उससे पहले उम्मीद ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि फरवरी में ही आचार संहिता लग जाए। चुनाव का कार्यक्रम मार्च में न घोषित करके वो फरवरी में भी घोषित हो सकते हैं, क्योंकि सरकार इसमें अब इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी राम मंदिर के बाद बनने वाले माहौल का।
और ये माहौल पूरे हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं उसमें बीजेपी को थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बढ़त मिली हुई है। तो माहौल गर्म हो ही जाएगा पूरे हिंदी भाषी राज्यों में। उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश यहाँ पर होगी सरकार की तरफ से। और इस दौरान जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलेगी तो न्याय यात्रा से हो सकता है बीच में भी रोकनी पड़ जाए वो, क्योंकि हमारा मानना ये है कि फरवरी के 15 और 20 फरवरी तक इलेक्शन का कार्यक्रम घोषित हो सकता है। सरकार राम मंदिर के उद्घाटन के बाद देर नहीं करने जा रही है। अब यहाँ पर ये यात्रा पूरी होगी नहीं होगी, बीच में रुकेगी, क्या होगा, इस दौरान भारत जो इंडिया गठबंधन है उनको अपना सीट शेयरिंग का करना है, तो उसको लेकर भी उनकी अपनी गहन मंथन चल रहे हैं। अगला चुनाव सिर्फ हम इतनी बात कहेंगे, इसी के बाद ये बात हम ख़त्म करने जा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, कि अगला जो चुनाव है भारत के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव, वो बहुत ही निर्णायक होने जा रहे हैं और ये तय करेंगे कि भारत के अंदर जो 80 साल से व्यवस्था चल रही है, संवैधानिक पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये कायम रहेगी या नहीं रहेगी। लोकतंत्र बचेगा नहीं बचेगा, प्रजातंत्र रहेगा नहीं रहेगा, संविधान रहेगा नहीं रहेगा। अब इसमें विपक्ष के जो लीडर्स हैं, क्योंकि जहाँ से यात्रा निकल रही है ये बड़े बहुत अहम रूट है और कांग्रेस को यहाँ मौका है कांग्रेस अपना परफॉर्मेंस सुधारे, जैसा भी 3 राज्यों में इनके नेताओं ने किया है, जो स्टेट लेवल के लीडर्स से, इस तरह का आगे वाले चुनाव में न हो। चेक्स होना चाहिए पार्टी के लेवल पर, क्योंकि बहुत चूक हुई 3 राज्यों में हार करके इनको बड़ी चूक की है। वहाँ तो बहुत आसानी से जीत सकते थे, फिर भी अब ये 2024 लास्ट अटेम्प्ट पे विपक्ष के लिए। इसके बाद क्या होगा वो आगे देखेंगे। फिलहाल ये आज की जो अहम खबरें थी या एक अहम रिपोर्ट थी न्याय यात्रा को लेकर के, राहुल गांधी की, उस पर बात करना थी, तो वो हमने आपसे बात की। आप हमारे चैनल को मुमकिन हुआ करें तो सब्सक्राइब कर दिया करें और मुमकिन हुआ करें शेयर कर दिया करें, जो हमारी खबर हुआ करे उसको। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।